तो बिहार स्पेशल में पिछले क्लास को हम लोग धनानंद की कहानी सुन चुके थे। आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो होगा हमारा मौर्य काल। इस क्लास का जो लेवल रहेगा थोड़ा सा हम लोग ऊपर रखेंगे, क्योंकि जो बिहार स्पेशल है उससे हल्का सा इस लेवल को ऊपर लेके चलेंगे। और पीटी के उद्देश्य से आपको जितनी जानकारी होनी चाहिए मेंस हिस्ट्री की बात करें तो उसको भी हम यहाँ पे इंक्लूड करके चलेंगे। तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की कहानी आप लोग सभी सुने होंगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा जाता है कि वह 323 या फिर 322 BC, कहीं कहीं पे आपको यह डेट 322 भी मिलेगा, कहीं कहीं पे यह डेट 323 BC मिलेगा। इस डेट को या इस साल में उन्होंने धनानंद की हत्या कर दी, क्योंकि धनानंद एक दुराचारी राजा था। उसी कहानी हम लोग सुने थे। उसने जनता पे 64 प्रकार से भी अधिक के कर लगा रखे थे और थोड़ा सा अय्याश टाइप का भी था, जनता से उसको ज़्यादा मतलब नहीं था। तो 322 और 323 BC में उन्होंने धनानंद की हत्या कर दी। धनानंद के ही काल में सिकंदर का हमला भारत पे हुआ था। हम लोग देखें कि वह पोरस से ही काफ़ी क्षति हुआ सिकंदर को, और उसकी सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दी। कहीं कहीं पर ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि चाणक्य ने क्या किया था कि सिकंदर के जो सेना था उसका जो खाने पीने का आइटम था उसमें चूहा छोड़ दिया। तो चूहा तो सारा बर्बाद कर देते हैं, तो खाना का सप्लाई उन लोग को दिक्कत हो गया था। और बाकी कुछ कहीं ऐसा भी मिलता है कहानी कि जो मगध की आर्मी थी, यानी कि उस टाइम जो हम धनानंद की सेना की बात करें तो काफ़ी विशाल था। सिकंदर की सेना से भी वो ज़्यादा विशाल थी। इस कारण सिकंदर की सेना डर गई और उन्होंने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, यानी कि वह भारत की सेना से लड़ने से मना कर दिया गया। और ऐसा कहानी मिलता है कि जब 323 BC में सिकंदर की मृत्यु हो गई। हाँ, सिकंदर भारत पे हमला कब किया था? 327 BC में। 327 BC में सिकंदर ने भारत पे हमला किया था और 323 BC में सिकंदर की मृत्यु हो गई। तो ऐसा कहानी मिलता है कई जगह कि जब वो मृत्यु हो गई तो उसने पहले ही कर रखा था, उसको आभास हो गया, क्योंकि वह भारत के किसी एक ऋषि मुनि से भी मिला था, तो थोड़ा सा उसको ज्ञान की भी प्राप्ति हुई। तो वो कहा कि जब हम मर जाएंगे तो हमारा दोनों हाथ मेरे ताबूत से बाहर निकाल देना। किस लिए? ताकि दुनिया देखे कि सिकंदर जो इतना जीता, लगभग पूरी दुनिया को जीता भारत छोड़ के, वह भी खाली हाथ जा रहा है, यानी कि मरने के बाद कोई कुछ नहीं ले जाता। यह संदेश वह देना चाहता था। तो इसकी हम लोग कहानी सुने। और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य राजा बन गए मगध के। जिस टाइम चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने, अगर हम यहाँ पे छोटा सा भारत का नक्शा बनाएं, ये भारत, इधर का एरिया थोड़ा सा क्या हो जाएगा हमारा पाकिस्तान का एरिया, और इधर हल्का सा हमारा अफगानिस्तान का एरिया। जब 322 BC में चंद्रगुप्त मौर्य राजा बना तो लगभग वो पूरे भारत का एक तरह से राजा बन गया। लेकिन धनानंद के समय में यह जो दक्षिण भारत का भाग है, यानी कि नर्मदा से दक्षिण की बात करें, नर्मदा नदी से दक्षिण की बात करें, तो वह उसके शासन में या उसके क्षेत्र में नहीं था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले इस दक्षिण भारत को जीता। और जो चंद्रगुप्त मौर्य का सीमा है वह किससे सट गया? कावेरी नदी से। कावेरी नदी यहाँ बहती है सबसे कर्नाटक के क्षेत्र में। तो यह पूरा क्षेत्र हो गया चंद्रगुप्त मौर्य का। बांग्लादेश भी उस टाइम था और इसके क्षेत्र में हम नेपाल, भूटान, सारा हम लोग इसको इंक्लूड कर लेंगे। लेकिन एक क्षेत्र उस टाइम भी नहीं था, वह था कलिंग। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा में पड़ता है कलिंग, है ना। कलिंग को छोड़ के बाकी पूरे भारत पे चंद्रगुप्त का शासन हो चुका था। तो इससे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल बनता है कि भारत का पहला राजा जो दक्षिण भारत को जीता, तो उसका उत्तर क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। जब राजा कहेगा सिर्फ तो चंद्रगुप्त मौर्य। अब उसी में कह दे पहला मुस्लिम शासक या पहला सुल्तान सल्तनत वंश का शासक, तो वहाँ पे फिर आंसर अलग हो जाएगा। लेकिन भारत का पहला राजा जिसने
भारत जिसने दक्षिण भारत को जीता, तो उसका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ जीता, और जब सिकंदर मर गया तो उसका कोई बाल बच्चा नहीं था, तो उसके जो मेन सेनापति थे वही लोग आपस में क्या किए, एरिया को बांट लिए, जितना भी एरिया वो जीता था। उसी में आप एक नाम सुने होंगे सेल्यूकस निकेटर का। तो सेल्यूकस निकेटर काफ़ी बड़ा उसका सेनापति था, काफ़ी महत्वपूर्ण पद पे था, तो इसके हिस्सा में सबसे ज़्यादा एरिया आया, जिसको आज के डेट में हम लोग पाकिस्तान, अफगानिस्तान प्लस ईरान, यह तीनों का जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, यह सेल्यूकस निकेटर के हिस्सा में आया। लेकिन आदमी का होता है, अब जैसे मान लीजिए आप ही का यहाँ पे खेत है ना, तो धीरे धीरे लगता है कि थोड़ा बगल वाला का एक हाथ ले लेते तो बढ़िया रहता, हमारा ज़मीन ठीक शेप में आ जाता है, ऐसा आता है इच्छा। तो ऐसा ही इच्छा आ गया था सेल्यूकस निकेटर को भी कि थोड़ा सा भारत हम जीत लें। हालांकि कहीं कहीं पे इतिहासकार में ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही कुछ हिस्सा सेल्यूकस निकेटर का पहले जीत लिया था 306 बीसी के आसपास में। सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की जो लड़ाई हुई वह 305 से लेकर 303 बीसी तक हुई। इस कालखंड में सेल्यूकस निकेटर वर्सेस चंद्रगुप्त मौर्य हुआ। यहाँ पे भी दो उल्लेख कहानी दो भागों में बढ़ती है। कुछ इतिहासकारों का ये मत है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही पहले सेल्यूकस निकेटर के कुछ हिस्से को जीत लिया था, और कुछ कहते हैं कि नहीं, सेल्यूकस निकेटर जैसे कहे ना ज़मीन थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, तो उसी तरह से सेल्यूकस निकेटर ही बोला कि सोचा कि हम चंद्रगुप्त मौर्य के क्षेत्र को जीत ले, और यही सोच के उसने हमला कर दिया। लेकिन हमला तो कर दिया, लेकिन सेल्यूकस निकेटर को जल्द ही बुझा गया कि काफ़ी गलत काम हम कर दिए हमला करके। जब अगर इसकी सेना की आप तुलना करेंगे तो कहीं कहीं पर उल्लेख मिलता है कि सेल्यूकस निकेटर के पास जो सेना थी उसमें लगभग 5000 से लेकर 6000 के बीच में घुड़सवार थे, और मात्र कुछ 100 हाथी थे। पैदल सैनिक भी 50,000 से लेकर 1 लाख की गिनती मिलती है। लेकिन जो चंद्रगुप्त की सेना थी उसमें पैदल सैनिक की संख्या 4 लाख से ऊपर थी, हाथियों की संख्या 9000 से ऊपर थी, और जो घुड़सवार और रथ होते उसकी संख्या भी 25,000 से ऊपर थी। तो आप देख रहे हैं कि सेना बहुत विशाल है चंद्रगुप्त मौर्य का। तो सेल्यूकस निकेटर को अपना मिस्टेक बुझा गया कि हम भारी गलती कर दी है यहाँ पे। और यहीं पे जब आप लोग उत्तर लिखेंगे मेंस पुस्तिका में, तो वहाँ पे ऐसा लिखा जाता है कि सेल्यूकस निकेटर और इनके बीच में ड्रॉ हो गया, शांति हो गया। लेकिन ये शांति नहीं हुआ, इसको भी समझ में आ गया था कि हम जीत नहीं पाएंगे, गलत आदमी से हम पंगा ले लिए, और उस हिसाब से दोनों में थोड़ा सा एक शांति प्रस्ताव टाइप का बात हो गया। तो वह जो प्रस्ताव हुआ उसमें क्या हुआ कि सेल्यूकस निकेटर की एक बहन थी जिसका नाम था हेलेना, इसका नाम आप लोग सुने होंगे। तो हेलेना का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से। तो आप देख रहे चंद्रगुप्त मौर्य का ससुराल काफ़ी इंटरनेशनल चल रहा है ना। और चंद्रगुप्त मौर्य ने इनाम के तौर पे सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी गिफ्ट किया, क्योंकि हाथी के कारण एक तरह से चंद्रगुप्त मौर्य जीता था। अब यहाँ पे कुछ इतिहासकारों का ये मत है कि कैसे अब किसी को कुछ देना है, अभी शादी उदी होगा घर में तो देखते हैं जो पेटी में पड़ा रहता है उसको निकाल देते हैं, वो घूमता रहता है। तो सेल्यूकस निकेटर ने कुछ ऐसे ही किया था, क्योंकि ऐसा उल्लेख मिलता है कि ये चंद्रगुप्त ने कुछ ऐसा ही किया था सेल्यूकस निकेटर के साथ, कि शायद ये 298 बीसी में भी एक युद्ध किया था, है ना, और उसमें हाथियों का बहुत ज़्यादा रोल नहीं मिला। तो कुछ इतिहासकारों का मत है कि जो भी हाथी रिटायर वाले होने वाले थे, बुजुर्ग हो गए थे, जिनका कम दिन बचा था, वैसे हाथियों को चिपका दिया था कि गिफ्ट का गिफ्ट भी हो गया और काम भी निपट गया। क्योंकि आप देख रहे लड़ाई होने के लगभग 5-6 साल बाद ही एक और लड़ाई लड़ा, उधर ईरान तरफ लड़ा। अब तो इधर इसका ससुराल दामाद हो गया ना, सेल्यूकस निकेटर उधर लड़ाई लड़ा ईरान तरफ, लेकिन हाथी का बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, मात्र 200 हाथियों का उल्लेख उस लड़ाई में मिलता है। तो थोड़ा सा इस पे इतिहासकार हल्का सा भिन्न हो जाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना की शादी हो गई थी, लेकिन इसी के साथ क्या हुआ कि चंद्रगुप्त जो महर्षि चाणक्य थे वह इसके प्रधानमंत्री थे, सलाहकार टाइप के थे। तो वह चंद्रगुप्त मौर्य को विश्व पुरुष बनाना चाहते थे। विश्व पुरुष मतलब
विष पुरुष का मतलब होता है कि अगर कोई इसको जहर दे के मारने का प्रयास करे चंद्रगुप्त को तो इसको कुछ ना हो। तो इसके लिए जो ट्रेनिंग देने का तरीका होता था वो यह कि उसको बताना नहीं है। यहाँ अचानक चंद्रगुप्त को नहीं बताया कि हम तुमको विष पुरुष बना रहे हैं, अब बता देंगे कि देखो खाना में जहर है तुमको विष पुरुष बना रहे हैं, तो समझ ही रहे कितना शौक से खाएगा। तो बिना बताए ही एकदम छोटे छोटे मात्रा में खाना में थोड़ा थोड़ा जहर इसको दिया करते थे ताकि ये विष पुरुष बन जाए। तो धीरे धीरे ये विष पुरुष बनने का इसका कार्य चालू हो गया था। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि एक दिन ये खा रहा था और इसकी एक और पत्नी थी दूरधरा। ये दूरधरा भी आके इसी के साथ खाने लगी। अब जब ये खाने लगी पता नहीं था चंद्रगुप्त को कि इसमें जहर मिलाया जा रहा है, और दूरधरा खा ली ये, और इसको फिर प्रॉब्लम हो गया जहर के कारण। और इस कारण जब ये खा रही थी तो इस टाइम ये गर्भवती भी थी। तो वही बात हो गया, बच्चा बच्चे या माँ बच्चे, तो किसी तरह बच्चे को बचा लिया गया। अब क्योंकि बच्चा जो है एक तरह से उसमें जहर का अंश आ गया, क्योंकि माँ जहर खा ली थी अनजाने में, और जहर को पर्यायवाची एक है जिसको हम लोग कहते हैं सार, है ना। और क्योंकि उस बच्चे में मतलब जहर का एक छोटा सा अंश आ गया, यानी कि बिंदु मात्र का अंश आ गया, और उस कारण उसका नाम पड़ा बिंदुसार। तो समझिए उसका क्यों नाम पड़ा बिंदुसार। तो अब आप लोग को बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो कुछ लोग बिंबिसार को इधर ले आते हैं, आप बिंदुसार को उधर भेज देते हैं। तो कहानी इसलिए सुना दिए ताकि बिंदुसार कभी भुलाए नहीं। सार मतलब जहर, जहर कौन खाया? चंद्रगुप्त। और बिंदुसार की माता जी कौन हो गई? दूरधरा हो गई। तो यहाँ तक कहानी क्लियर है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में ये कहा, हाँ यहाँ पे सेल्यूकस निकेटर की जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो युद्ध हुआ था 305 और 330 बीसी में, तो एक तो इसने अपना बेटी दिया हेलेना, विवाह हो गया, और बदले में चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिया। कैसा हाथी दिया? एकदम तंदुरुस्त, आप लोग देख ही रहे हैं। प्लस यह कुछ एरिया भी चंद्रगुप्त को दिया। कौन कौन सा एरिया दिया? तो एरिया, एराकोसिया, जेड्रोसिया और पेरिपस मदई, यह 4 क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त को गिफ्ट के रूप में दिया। पेरिपस मदई ये उस टाइम का नाम है। इसी जेड्रोसिया को आज हम लोग कहते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान आप लोग देख रहे हैं कहाँ है? ये पाकिस्तान के जो निचले क्षेत्र है ना, ये होता है बलूचिस्तान। पेरिपस मदई मतलब आज का काबुल। अराकोसिया मतलब आज का कांधार। कांधार नरेश शकुनी का नाम सुनेंगे आप लोग। एरिया यानी कि आज का हेरात। यानी कि चंद्रगुप्त के राज में जब ये जीत गया, जब ये युद्ध हो गया, तो पूरा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, आज का भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सब आ गया था। बस सिर्फ उड़ीसा नहीं आया था, जिसको कलिंग कहेंगे, और कावेरी के नीचे का क्षेत्र, बस ये छोटा सा क्षेत्र रह गया था। यानी कि अगर आप चंद्रगुप्त का राज देखें तो आज के भारत से बहुत विशाल था, है ना। आज मतलब यहाँ पे कितने देश हो गए? लगभग 8 देश हो गए, और वो 8 देश तक उसका शासन था। तो आप देख रहे कि चंद्रगुप्त मौर्य का कितना बड़ा शासन था। और वह एक राजा भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि एक बार क्या हुआ कि उसके कालखंड में 12 साल के लिए अकाल पड़ गया। हाँ, संलेखना विधि से वो तो है, लेकिन अकाल पड़ गया तो वह काफ़ी दुखी हो गया। लेकिन जब यहाँ अकाल की चर्चा करें तो ऐसा नहीं कि पूरे क्षेत्र में अकाल पड़ गया। अकाल मतलब आप देख रहे हैं इनका जो टेरेन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो इलाका है, तो थोड़ा सा वहाँ पे फसल होना मुश्किल है। बाकी भारत में ठीक ठाक फसल होता है, क्योंकि मौसम यहाँ पे अच्छी रहती है। लेकिन राजा के लिए तो छोटा क्षेत्र में भी अकाल ही माना जाएगा, है ना। राजा के लिए तो ही माना जाएगा। तो अकाल पड़ गया, और जिससे चंद्रगुप्त काफ़ी दुखी हो गए, क्योंकि जनता काफ़ी कष्ट हो रहा था। उन्होंने जो भी जमा पूंजी था, जो भी उनके पास अनाज था, सब बांट दिया, फिर भी नहीं पूर पा रहा था, क्योंकि 12 साल तक अकाल लगभग रहा। और इसी से दुखी होकर वह चले गए श्रवणबेलगोला, जो कि कर्नाटक में एक जगह है, और वहाँ पर वह संलेखना विधि से अपना जीवन त्याग कर दी। संलेखना विधि का मतलब हाँ, जैन धर्म में यह मतलब एक विधि है
इसमें क्या करते हैं लोग कि खाना पीना त्याग देते हैं, तो धीरे धीरे एक तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी गम में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जीवन त्याग दिया और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 297 BC में हो गई। तो यहाँ पे हम लोग देखें चंद्रगुप्त का कहानी। अब जो वैसे क्वेश्चन जो इससे आते हैं, पहला क्वेश्चन ये आता है कि यह जो सेल्यूकस निकेटर था बेटी दिया और ये क्षेत्र दिया, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे। प्लस इसने एक राजदूत भी चंद्रगुप्त को भेजा, क्योंकि अभी तो दामाद न हो गया। उस राजदूत का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर जो भेजा उस राजदूत का नाम मेगास्थनीस का नाम आप लोग सुने हैं। इसका बिल्कुल आपको नाम याद रखना होगा। अब यहाँ से दो तरह के प्रश्न बन सकते हैं। पहला कि पहला राजदूत जो भारत आया मेगास्थनीस, पहला राजदूत जो बिहार आया मेगास्थनीस, या पहला राजदूत जो पटना आया वो भी मेगास्थनीस। ठीक है, तो ये पढ़ते लोग कि हाँ पहला राजदूत तो जो भारत आया तो मेगास्थनीस, तो बिहार भी तो यही आया है ना, क्योंकि राजधानी क्या है एक तरह से पाटलिपुत्र उस टाइम। और यही मेगास्थनीस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका। हालांकि यह जो इसने पुस्तक लिखा तो ये पुस्तक जैसा लिखा था वैसा मिला नहीं, ये काफ़ी फटा चिटा रूप में जो पढ़ न सके वैसा मिला। लेकिन जब मेगास्थनीस को पढ़ के बाकी इतिहासकार जो यूनान के इतिहासकार थे, क्यों आप देख रहे हैं ये जो हिंद यवन है जो सेल्यूकस निकेटर का क्षेत्र है उसका एक तरह से दामाद हो गया, तो लोग उधर के लोग भी इधर इंटरेस्टेड थे कि हाँ भाई जो हमारा दामाद है उसका देखे क्षेत्र कैसा है। तो बहुत सारे इतिहासकारों ने इसी मेगास्थनीस, क्योंकि यह बिल्कुल एकदम विजिट किया था फेस टू फेस, तो इसके पुस्तक को पढ़ के उन्होंने अपने पुस्तक में उल्लेख किया। तो इससे हम लोग को काफ़ी जानकारी मिलती है। इसी में आपको पूछा जाएगा कि मेगास्थनीस ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए और पाटलिपुत्र के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया? तो पाटलिपुत्र के लिए उसने क्या प्रयोग किया? नहीं, पाटलिपुत्र के लिए मेगास्थनीस ने पोलीब्रोथा शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, और चंद्रगुप्त के लिए मेगास्थनीस ने किस शब्द का प्रयोग किया? सेंड्रोकोटस। तो ये शब्द को आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा। हो सके सवाल आपको ऐसा दे दे कि चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोटस का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, उसमें आपको आंसर दे दे फाजियान, लेवियान, आपको मेगास्थनीस, तो आंसर समझ रहे हो क्या होगा उसका? मेगास्थनीस होगा। ठीक है, यहाँ पे हो सके ग्रंथ की बात कर दे, तो अगर किसी का नाम न दिया रहे और ऑप्शन में रहे कि यूनानी इतिहासकार, तो आंसर हो जाएगा यूनानी इतिहासकार, क्योंकि इसने मेगास्थनीस ने जब सेंड्रोकोटस और पोलीब्रोथा का प्रयोग किया तो बाकी लोग भी सेंड्रोकोटस और पोलीब्रोथा ही प्रयोग कर रहे थे। तो फिर एक मन में सवाल आना चाहिए, तो यह कौन पता किया कि जो सेंड्रोकोटस प्रयोग हो रहा है यह चंद्रगुप्त के लिए प्रयोग हो रहा है, और जो पोलीब्रोथा प्रयोग हो रहा है वो पटना के लिए प्रयोग हो रहा है, पाटलिपुत्र के लिए? यह पता किसने लगाया? तो यह पता विलियम जोन्स ने लगाया। तो इसका भी नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। पूछेगा कि चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग मेगास्थनीस ने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है, इस बात का पता किसने लगाया? अब उसमें आपको आंसर दिया रहे जेम्स फिलिप, विलियम जोन्स, टिपेलेंथर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? विलियम जोन्स। यहाँ तक क्लियर है? तो चंद्रगुप्त की कहानी आप लोग सुन ली यहाँ तक, तो इसको मिटा देते हैं पूरा। ये चारों एरिया एराकोशिया, जेड्रोशिया, पेरिपस मदई, है ना। आज का किस क्षेत्र की बात? पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बात हो रही है। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म और बौद्ध धर्म में किस जाति का बताया गया है? तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय जाति का बताया गया है, लेकिन जो हिंदू ग्रंथ मिलते हैं उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र जाति का बताया गया है। टू बी मोर प्रिसाइज, शूद्र में एक जाति होती है वृषल। वृषल आप लोग समझते हैं? वृष सबसे बना है वृषल। वृष एक राशि भी होती है।
वृष मतलब बैल, है ना, बैल। तो वृषल जाति मतलब एक पहले ऐसी जाति होती थी जो बैल रखती थी, खेती बाड़ी का काम करती थी, मतलब खेत जोतने का काम करती थी, क्योंकि बैल संभालना सबके बस की बात नहीं होती। एक पुस्तक का भी आपको नाम याद रखना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। वह पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। आप लोग नाम सुने इसका? मुद्रा राक्षस पुस्तक जो लिखा गया वो किसके द्वारा? विशाखदत्त। तो इस पुस्तक में चंद्रगुप्त का जो भी पूरा जीवन काल रहा, चाहे आप उसको सिकंदर की बात करें और बाकी जो भी हम लोग पढ़ें, उसका मुद्रा राक्षस पुस्तक में एक कहानी के रूप में या एक नाटक के रूप में उल्लेख किया गया है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त के जीवन के बारे में या उसके कार्यकाल के बारे में किस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। तो वहाँ पे अगर मुद्रा राक्षस आंसर है तो मुद्रा राक्षस लिखना होगा, और मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त का भी नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। तो यह कहानी थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बाद नेक्स्ट राजा कौन बना? बिंदुसार। इसका जो कार्यकाल रहा वो लगभग 297 BC से लेकर 272 BC तक। टाइमलाइन याद करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसलिए लिख रहे ताकि एक सीरीज़ बना रहे, कहानी कैसे कैसे आगे बढ़ी उसका हम लोग को ध्यान बना रहे, इसलिए हम टाइमलाइन यहाँ पे लिख रहे हैं। तो बिंदुसार का जन्म कैसे हुआ उसको भी हम लोग देखें। बिंदुसार किसी भी तरह का एरिया में अपना बढ़ोतरी नहीं किया। जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एरिया था बस उसको यह संभाल के रखा, एज इट इज़ संभाल के रखा। इसके जीवन में या इसके कार्यकाल में सिर्फ एक घटना हुई, वह घटना हुई तक्षशिला में। तक्षशिला आप लोग जानते हैं कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के ऊपरी क्षेत्र में, है ना। तो तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हो गया। किसके कार्यकाल में? बिंदुसार के कार्यकाल में। तो एक बार बिंदुसार अपने बड़े बेटे सुसीन को भेजता कि जाके आप विद्रोह दबाइए। तो सुसीन गया, विद्रोह शांत करके वापस आ गया, लेकिन फिर विद्रोह हो गया। तो अब की बार बिंदुसार अशोक को भेजता है। तो अशोक को तो आप जान ही रहे हैं, ये काफ़ी अच्छे से शांत करवाते हैं। फिर उसके बाद कभी दोबारा विद्रोह नहीं हुआ। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। आजीवक संप्रदाय आप लोग जानते हैं? नाम सुने, कहते हैं खाने खाने दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? यह आजीवक संप्रदाय का कॉन्सेप्ट है। आजीवक संप्रदाय कहता है कि कुछ भी ये हम लोग नहीं करते, सब पहले से ही फिक्स रहता है ना। यानी कि नियतिवाद को मानता है कि सब कुछ पहले से फिक्स है। यानी कि अगर आप यहाँ बैठे हुए हैं तो ये पहले से फिक्स था कि आप यहीं पे बैठिएगा। आपको अफसर बनेंगे नहीं बनेंगे वो पहले से ही फिक्स है कि आप बनेंगे या नहीं बनेंगे। इस सिद्धांत में विश्वास करता है आजीवक संप्रदाय। इसी में आप लोग एक बड़ा अच्छा मुहावरे टाइप का भी है कि जीवत सुखम जीवत, यानी कि जब तक जियो सुख से जियो, और ऋणम कृत्वा घृतम पिबत, यानी कि उधार लेके घी पियो, है ना। इसी संप्रदाय के बारे में कहा, मतलब ऐसा लोग कुछ कुछ कहते हैं कि जब तक जियो सुखी से जियो, कर्जा लेके घी पियो, क्योंकि सब कुछ तो पहले से लिखा हुआ है, अपने बस में कुछ नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग जब अगर हिस्ट्री ऑप्शनल के तौर पे आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ और आप लोग निकाल सकते हैं कि देखिए इसके पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मान रहे हैं और बेटा किसको मान रहा है? आजीवक संप्रदाय को। और जब अशोक की कहानी सुनेंगे तो वो बौद्ध को मानेगा। तो एक तरह से समाज काफ़ी ओपन माइंडेड है, यानी कि अभी के मुकाबले भी समाज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोग्रेसिव सोच का है। पिताजी किसी और धर्म में विश्वास रख रहे हैं,
बेटा किसी और सिद्धांत में विश्वास रख रहा है। और सिर्फ यही नहीं, सबको अपना अपना छूट है, सब अपने अपने धर्म और सिद्धांत के आधार पर कार्य कर रहा है। और जब खासकर हम लोग मिडिवल में पढ़ेंगे, जब मुस्लिम शासक के बारे में, तो उसमें किसी ने पढ़ेगा कि यह बिल्कुल भी सेकुलर नहीं था, यह थोड़ा बहुत सेकुलर था। लेकिन आपको जितना भी एंशिएंट इंडिया में शासक मिलेंगे सब काफ़ी सेकुलर मिलेंगे, मतलब सभी धर्म को सम्मान देने वाले मिलेंगे। चाहे अशोक की बात कीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कीजिए, इससे पहले भी चाहे धनानंद ही क्यों ना हो, कोई भी हो, सभी धर्मों को, जाति को मानने वाले आपको मिलेंगे। हाँ, कहीं कहीं पे आप पढ़ेंगे भी कि शशांक ने बौद्ध ब्रिज कटवा दिया। अब क्यों कटवा दिया, क्या जो उल्लेख किया जाता है वो सही है ना। कभी कभी आप पूछेंगे किसी कनिष्क के बारे में या किसी और राजा के बारे में कि कुछ बौद्ध भिक्षुओं को मरवा दिया, क्यों मरवा दिया, क्या सच में उसको धर्म विशेष से दुश्मनी थी या कुछ और कारण था, तो उसको भी हम लोग कहानी में आगे भी चर्चा करेंगे। बाकी आप लोग मेंस हिस्ट्री में उसको पढ़ेंगे। तो यह आजीवक संप्रदाय को मानने वाले थे बिंदुसार, और इनके बारे में कुछ खास नहीं जानना, बस ये तक्षशिला में 2 बार विद्रोह हुआ। तो पहली बार सुसीन ने दबाया और दूसरी बार अशोक ने इसको दबाया, फिर वो दब गया। बिंदुसार एक पुस्तक है, शायद उसका नाम है महाभंस, यह शायद बौद्ध ग्रंथ है एक महाभंस। इस पुस्तक में बताया गया कि बिंदुसार की 16 वाइफ थी और 101 बेटा था। और जो यह अशोक है, थोड़ा सा अशोक को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा प्रशासन को समझेंगे, मौर्य काल में प्रशासन। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने क्या किया, अपने पूरे साम्राज्य को 4 भागों में बांटा। एक तो बांटा इसने वेस्टर्न पार्ट, जिसमें पूरा इसका पाकिस्तान अफगानिस्तान का क्षेत्र आ गया। एक इसने बांटा ईस्टर्न पार्ट, जिसमें खुद पटना और बाकी क्षेत्र आ गया। एक पार्ट बांटा इसने सदर्न पार्ट, जिसमें नीचे का नर्मदा का नीचे का क्षेत्र आ गया। और एक इसने बांटा मध्य पार्ट, जिसमें आपको उज्जैन, मध्य प्रदेश, ये सब का क्षेत्र आ गया। तो इसे हम लोग कहते हैं राज्य। आज भारत में 28 राज्य हैं, तो उस टाइम अगर देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य में 4 राज्य थे, उन्हीं को यहाँ पे प्रांत कहा जाता था। इसका नाम आप लोग सुने होंगे, है ना। तो यह जो अशोक था, अशोक को तो वही सिस्टम बिंदुसार ने भी चला रखा था, और बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का प्रांतपति बना रखा था। यानी कि जो मध्य भाग था उसका स्टेट एक तरह से कह सकते हैं, उसका यह हेड था, चीफ मिनिस्टर के टाइप का आप कह सकते हैं, यह हेड था। और ये जो बिंदुसार है, इसी का एक मंत्री का उल्लेख मिलता है जिसका नाम है राधा माधव। तो यह जो राधा माधव है, इसका झुकाव थोड़ा सा अशोक के साथ था, मतलब अशोक से थोड़ा इसका ज़्यादा बनता था। तो जब बिंदुसार थोड़ा बीमार हो गया, लगा कि अब नहीं बचेंगे, तो उसके बाद जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था गद्दी का, है ना। तो यही राधा माधव की मदद से अशोक ने गद्दी संभाली। बिंदुसार देख रहे 272 BC में मरा, और 3 साल गद्दी के लिए एक तरह से युद्ध हुआ, और 269 BC में अशोक राजा बन गया। यहाँ तक कहानी क्लियर है। अब यहीं पे कुछ बौद्ध ग्रंथ का ये कहना है कि जो अशोक राजा बना तो इसका 101 बेटा है कुल मिला के, जिसमें एक तो खुद अशोक हो गया, और एगो अशोक का ही अपना भाई, जो कहते हैं ना जग में न मिली है सहोदर भ्राता, यानी कि अपना भाई जिसको कहते हैं। तो इसके एक भाई है तीसा, जिसका नाम है। तो तीसा को छोड़ के बाकी सारे 99 भाई को इसने मार दिया। ऐसा बौद्ध ग्रंथ में कहीं कहीं कहानी मिलता है। तो यहाँ पे कुछ कुछ इतिहासकार अपना मत रखते हैं कि जानबूझ के बौद्ध लोग दिखाने के लिए कि मेरा धर्म इतना अच्छा है कि कोई क्रूर आदमी भी इतना अच्छा बन गया, तो ऐसा भी कुछ लोग उल्लेख करते हैं। लेकिन फिलहाल अभी पीटी के उद्देश्य से हम लोग जानेंगे कि इसने क्या किया, 99 भाइयों को अपना हत्या कर दिया। तो एक बच्चा अशोक और एक उसका भाई तीसा, है ना। लेकिन यही कुछ लोग मिस्टेक कर देते हैं कि अशोक ने सारे भाई को मार दिया। सारे को नहीं मारा, उसका जो अपना भाई था उसको छोड़ दिया, और बाकी जो सौतेला भाई था सभी को ख़त्म कर दिया। और 269 BC में अशोक राजा बन गया। पीटी के उद्देश्य से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है अशोक से, वो आता है उसके लेख के बारे में। जब अशोक और उसके लेख के बारे में चर्चा करें, अशोक का जो लेख था आप लोग सुने होंगे, उसका शिलालेख के बारे में, स्तंभ लेख के बारे में, गुफा लेख के बारे में,
तो अब हम लोग उसको यहाँ पे याद करने का प्रयास करेंगे। अशोक, क्या हुआ? अशोक भारत का एक पहला राजा था जिसने कला के माध्यम से जनता तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया। कला कहने का मतलब, हम लोग अक्सर मिस्टेक कर देते, कला मतलब खाना पीना नाच गाना, लेकिन कला वो नहीं है। जो इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्चर, वो भी क्या है? कला है। जैसे आप मेन हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि जब यह मेगास्थनीज जब अपना पुस्तक लिखा है इंडिका, तो उसमें वो लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है, जिसको राजप्रसाद कहा जाता था उस टाइम, यानी कि राजा का महल, जिसमें कहते हैं राष्ट्रपति भवन, तो राजप्रसाद, वह सूसा और एक बटाना के राजमहल से भी ज़्यादा विशाल और ज़्यादा सुंदर है। मेगास्थनीज यहाँ तक लिखता है कि यह आदमी तो बना ही नहीं सकता, ये पक्का देव निर्मित होगा, यानी कि इसको भगवानों ने ही बनाया होगा। तो ये तो कला का भाग है, उसका मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया, और बहुत सारी ऐसी बातें। तो ये क्या है? एक कला दिखाता है। लकड़ी का उसका भवन बना हुआ था, तो जो भी नक्काशी की, जो भी डिज़ाइनिंग की हो, तो उस टाइम ऐसे स्किल्ड लोग होंगे। जब आप इसको प्रशासन में पढ़िएगा मेंस हिस्ट्री में, तो देखिएगा कि एक कला के लिए अलग से समिति बना हुआ है। पाटलिपुत्र शहर में वहाँ पे आपको 6 समितियों की चर्चा मिलेगी। तो एक कला समिति है, एक जनसंख्या समिति की कौन मरा, कौन जिंदा हुआ, कौन जन्म लिया, सबका डाटा रखा रहा है। जैसे आजकल हम लोग रखते हैं ना आधार कार्ड के द्वारा, वैसे चंद्रगुप्त मौर्य के कालखंड में भी था। कर के लिए एक अलग समिति है, एक ऐसा समिति है जो जांच कर रही है कि कोई नकली सामान तो नहीं बेच रहा, ठग तो नहीं रहा। एक ऐसा समिति है जो वैदेशिक समिति है, उसका नाम था, मतलब कि कोई विदेश से आया तो उसके देखभाल करना, क्योंकि गेस्ट हो गया वो हमारा, तो गेस्ट को अच्छे से मान सम्मान देना। तो ऐसे करके समिति की चर्चा मिलती है, यानी कि जब आप उसका प्रशासन समझेंगे तो काफ़ी विस्तृत प्रशासन मिलेगा, एकदम डेवलप बिल्कुल। आपको लगे कि आज भी वैसा प्रशासन नहीं है, कहीं कहीं आज भी हम चूक रहे हैं, अभी भी मौर्य से कुछ हमें सीखना चाहिए। तो इसी की यहाँ पे जब कला की बात करते हैं तो यहाँ पे लेखों की बात आती है, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों पर इसने कुछ कुछ बातें अपनी लिखवाई, और इसी में आपको 4 बात अशोक के लिए याद आपको करनी होंगी। और पीटी के उद्देश्य से सिर्फ आपको यही जानना होगा। जो हम कला वगैरह की बात की, तो वो आप मेंस में तो सिर्फ हमारा मॉडर्न ही आता है, ऑप्शनल लेंगे तो फिर उसको आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहला जो यहाँ पे आता है वो आता है लघु शिलालेख। लघु मतलब नहीं, लघु नहीं, वृहद शिलालेख आएगा पहले, वृहद लिख लेते हैं हम लोग। वृहद शिलालेख का मतलब, वृहद मतलब बड़ा। वृहद का स्पेलिंग गलत है क्या? हमको, मेरा हिंदी थोड़ा सा कमजोर है ना, लेकिन हिंदी में निबंध भी एक आता है ना हिंदी में निबंध 10 नंबर का, ऐसे होता है। आप लोग हिंदी में दे रहे कि इंग्लिश में दे रहे एग्जाम? हिंदी में दे रहे हैं, तो गलत था स्पेलिंग वृहद शिलालेख का। वृहद शिलालेख। दूसरा हम लोग दीर्घ। दीर्घ मतलब नहीं, लघु, छोटा। और यहाँ हम लोग लिख लेते हैं एक स्तंभ लेख, और यहाँ हम लोग लिखते हैं गुफा लेख। इसी को कुछ लोग गुहा भी कह देते हैं, है ना, कुछ लोग गुहा भी करते रहते हैं, तो गुहा गुफा एक ही है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, जो बृहद शिलालेख है उसमें अशोक ने 14 बातें बताई, आसान भाषा में 14 गो बातें बताई। यानी कि जैसे 1 तो हाँ ये बात है, 2 तो यह बात है, 3 तो यह बात है, 4 तो यह बात है, ऐसे करके है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बृहद शिलालेख में कितने बातें बताई गई हैं, तो आंसर हो जाएगा 14 बातें। यह कुछ ऐसा ही है, कैसे आप लोग कभी टोल टैक्स पे या टोल बूथ पे जाएंगे तो लिखा था बड़ा सा बोर्ड में, डिग्नेटरीज जिन्हें टोल टैक्स नहीं देना है, तो प्रेसिडेंट साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब, ऐसे ऐसे करके सब लिखा रहता है, वो सब जगह लिखा रहता है। तो यही कुछ बृहद शिलालेख के बारे में भी है, यानी कि अशोक ने बड़े बड़े चट्टानों पर कुछ बातें लिखवाई। इसी से बाकी कुछ अभी हमको जानकारी मिलेगी। इसी में पहला नंबर पे लिखवाता है कि पशु वध नहीं करना है, यानी कि जीव हत्या पे इसने प्रतिबंध लगा दिया। कब लगाया? जब इसको धमकी प्राप्त हुई, अभी उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी में इसने लिखवाया कि महंगे आयोजन पे रोक,
यानी कि जैसे कैसे हम लोग शादी ब्याह होता है तो लाखों करोड़ खर्च कर देते हैं, तो ऐसा महंगा आयोजन नहीं करना, उसको भी इसने क्या कर दिया, प्रतिबंधित कर दिया। तो आपको लग रहा होगा कि वाह अशोक तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसी पॉइंट में से लिखा कि 1 हिरन और 2 मोर को मारा जा सकता है प्रतिदिन, वो भी कब, अशोक के आदेश से। तो कुछ ऐसा कहते हैं कि उसको अच्छा लगता होगा, जो भी प्यार समझ रहे हैं उसका जानवरों के प्रति। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन ये मिल जाता है कि 1 हिरन और 2 मोर मारा जा सकता है। लेकिन सेकेंड पॉइंट में जो बात मिलती है वो यह कि अशोक ने जनता के लिए तो अस्पताल बनवाया ही, प्लस इसने जानवरों के लिए भी अस्पताल बनाया, पशुओं के लिए भी इसने अस्पताल का निर्माण कराया। तो ऐसे करके सारे धम वम का सबका यहाँ पे आपको उल्लेख मिल जाएगा। और इसी में आपको 13वां नंबर हल्का सा ध्यान देना होगा। 13वां नंबर पे थोड़ा सा यूनिक है, लेकिन उससे पहले आपके मन में ये सवाल है कि जो बृहद शिलालेख है ये कितनी जगह है। तो यह कुल मिला के 8 जगह है, 8 है ना, यह 8 जगह है। कौन कौन से हैं वो 8 जगह बता चुके हम पिछले क्लास में। 8 जगह शहबाजगरी, इसको आप लोग को बिल्कुल याद रखना होगा, पीटी से यहीं से सवाल बनेगा। शहबाजगरी, दूसरा मनसेहरा, साथ में बोलेंगे ताकि आप लोग को भी याद हो जाए। शहबाजगरी, मनसेहरा, तीसरा कलसी, चौथा गिरनार। गिरनार आप लोग को आइडिया लग रहा होगा कि कहाँ पे होगा, गिर के बारे में जब भी बात आती है तो गुजरात है ना, गिरनार। चौथा में आपका हो जाएगा सोपारा, नहीं चौथा नहीं किया था, 5वां सोपारा। और 6 नंबर पे आप लोग लिखेंगे यरार गुड्डी, और 7 नंबर पे आप लोग लिखेंगे धौली, और 8 नंबर पे आप लोग लिखेंगे जोगढ़। ये 8 जगह पे बृहद शिलालेख मिली हैं। तो बृहद शिलालेख में एक तरह से राजा का आदेश है या राजा की कुछ बातें हैं जो वो अपने जनता से करना चाहता है। राजा यहाँ पे अशोक है और यह बृहद शिलालेख यह 8 जगह पे यह मिलता है। क्या बिहार में मिलता है बृहद शिलालेख? नहीं मिलता। ये शहबाजगरी कहाँ है? ये दोनों जगह पाकिस्तान में है, आज के पाकिस्तान में। कलसी कहाँ है? उत्तराखंड में। गिरनार तो आइडिया लग गया होगा, गुजरात में। सोपारा आपका पड़ जाता है यह महाराष्ट्र में, है ना। और यरार गुड्डी है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश नहीं समझेंगे। और धौली और जोगर है उड़ीसा में। अब ये जो पॉइंट नंबर 13 है, पॉइंट नंबर 13 पे ही ये जो 6 जगह आपको दिख रहा है, यानी कि उड़ीसा वाला छोड़कर इन 6 जगह पे इसने लिखाया पॉइंट नंबर 13 में कि हम अपने शासन के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किए। कुछ इतिहासकार का मत है कि इस युद्ध में लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। और आगे अशोक लिखता है कि यह इतनी सारी लाशें देख के मेरा हृदय परिवर्तित हो गया और अब हम विजय घोष के जगह पे हम अब धम्म घोष करेंगे। विजय घोष मतलब नहीं कैसे शंख बजाता है कि अब लड़ाई होना है, पहले यही होता था। अब धम्म घोष यानी कि अब हम धम्म का प्रचार करेंगे, धर्म का प्रचार करेंगे। तो यह बात कहाँ मिलता है? इस पॉइंट नंबर 13 में। किस जगह? शहबाजगरी, मनसेहरा, कलसी, गिरनार, सोपारा, यरार गुड्डी। धौली जोगर में ये बात नहीं मिलता। धौली जोगर में क्या लिखवाता है 13 नंबर पे इस जगह पे कि सारी प्रजा मेरी संतान है। क्यों लिखवाता है? क्योंकि आप देखें कि सारा क्षेत्र तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत ही लिया था, एक सिर्फ यह कलिंग जीता। अब मान लीजिए यही उड़ीसा को ही जीता एक तरह से, अब यहीं पे लिखवा देता कि हम 8वें वर्ष इतना मारे हैं, तो इसका जो जनरेशन आता है यहाँ पे वो तो पढ़ पढ़ के समझ ही रहे कितना खुश हो जाता राजा से। तो इसका इसमें यहाँ पे क्या लिखवाया कि सारी प्रजा मेरी ही संतान है। तो इसी को कभी कभी कहा जाता है एक्स्ट्रा अभिलेख, है ना, एक्स्ट्रा अभिलेख। तो यहाँ पे आपको अच्छा सवाल बन जाएगा कि एक्स्ट्रा अभिलेख किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे आप धौली जोगर कहेंगे, या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि किस बृहद शिलालेख में अशोक ने यह लिखा कि सारी प्रजा मेरी संतान है।
अब वहाँ पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा शहबाजगरी, मैनसेहरा, कलसी, धौली, जोगर और ऑप्शन ई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। या फिर वह यह नाम ना दे, आपको नाम दे दे ओडिशा का अभिलेख, नाम दे दे उत्तराखंड का अभिलेख, नाम दे दे पाकिस्तान का अभिलेख, तो समझ गए क्या आंसर देना है ना। तो अब आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, वो कहानी आपको समझ में आ गई। दूसरा इससे जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनता है वह यह, ब्लू पेन है क्या? हाँ ठीक है। वह यह कि यह दोनों क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ रहा है, शहबाजगरी और मनसेहरा। तो शहबाजगरी और मनसेहरा में जो लिखाया, जो अशोक ने अपनी बातें लिखाई वह खरोस्ती लिपि में लिखाई, और बाकी ये जो आपको 6 दिख रहा है यह ब्राह्मी लिपि में। यह 2 प्रकार की लिपि है। लिपि क्लियर है आप लोगों को? लिपि भाषा क्या होता है, क्या अंतर है दोनों में? मतलब जैसे हिंदी एक लिपि हो गया, इंग्लिश नहीं, हिंदी एक भाषा है। हिंदी जैसे लिखा जाता है ना वो, हाँ देवनागरी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं कि लिपि और भाषा में क्या अंतर है। हम कुछ यहाँ पे सेंटेंस लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस क्या है? यह तुम कहाँ हो। इसका लिपि क्या है? रोमन। भाषा हिंदी। इसका लिपि क्या है? और भाषा हिंदी। इसका लिपि क्या है? इसका लिपि क्या है? पारसी। अच्छा ठीक है, फारसी। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया। कैसे मिस्टेक हो गया? देखिए कहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर गए। यहाँ पे आप लोग तुम कहाँ हो यह पढ़ लिए। लिपि हमें सिखाता है, लिपि से हम पढ़ना और लिखना जानते हैं, लेकिन भाषा से हम उसके मतलब को समझते हैं, उसके अर्थ को समझते हैं। आप पढ़ लिए तुम कहाँ हो, चूँकि आपको रोमन लिपि का ज्ञान है, लेकिन आप इसका अर्थ इसलिए समझे क्योंकि आपको हिंदी भाषा का ज्ञान है। अगर हमको अंग्रेज को बुला ले जिसको हिंदी का नहीं जानकारी है, तो इस चीज़ को भी पढ़ लेगा, तुम कहाँ हो, ऐसे कुछ पढ़ ही लेगा, वो प्रोनाउंसिएशन कर लेगा, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा। वो बोलेगा लग तो रहा है कि हमारे लिपि में लिखा है, लेकिन बुझा हमको नहीं रहा है। इसमें क्या हुआ? आपको लिपि का भी ज्ञान है, भाषा के भी ज्ञान है। और इसमें क्या हो कि आपको ना ही लिपि का ज्ञान है ना ही भाषा का ज्ञान है। लिपि है उर्दू और भाषा इसमें उर्दू है। इसका मतलब शायद ये खुदा है, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा तो जुदा और यहाँ पे खुदा। एक उर्दू में कहावत भी है कि बिंदी अलग हुई तो खुदा का जुदा हो गया। तो ये क्योंकि आपको ना ही लिपि का ज्ञान है ना आपको भाषा का ज्ञान है, तो समझिए लिपि और भाषा में क्या अंतर है। तो यहीं पे आपको मिल जाएगा खरोस्ती लिपि, ब्राह्मी लिपि, प्राकृत भाषा। तो भाषा प्राकृत है, लेकिन लिपि क्या है? खरोस्ती और ब्राह्मी। क्लियर है यहाँ पे? काला पेंसिल सही है लिखना। चलो, तो बृहद शिलालेख आप लोगों को पूरा कंप्लीट है, यहाँ पे समझ गए, सारा याद हो गया। अब तो आप लोगों को पूरा याद हो गया होगा, तो 8 सुना दीजिए। गिरनार ठीक है, और सोपारा, सोपारा हाँ। जैसे पूरा दिमाग में इसे पाकिस्तान और इंडिया का नक्शा लाइए। पाकिस्तान से चालू कीजिए, शहबाजगरी, मनसेहरा। थोड़ा सा आप इधर आएंगे तो गुजरात में गिरनार है ना, गिर तो वहाँ फेमस है, गिर जाति की गाय भी होती है। गिरनार से आप थोड़ा सा बाजू नीचे आएंगे तो महाराष्ट्र में सोपारा। महाराष्ट्र से आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो कर्नाटक में यरारगुड्डी। थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा में धौली जोगर है ना। तो आपको सारे एरिया मिल गए। तो अभी हम लोग बृहद शिलालेख को समझे। अब हम लोग समझेंगे लघु शिलालेख को। तो हम लोग बृहद शिलालेख को समझ लिए, अब हम लोग समझेंगे लघु शिलालेख को। लघु शिलालेख मतलब छोटे छोटे पत्थर। इस पे जो अशोक ने बातें लिखाई वो अपने बारे में बताया।
बृहद शिलालेख में जो जनता से वो कहना चाहता था उसको कहा, और यहाँ पे लघु शिलालेख में अशोक ने अपने बारे में कुछ बातें बताई हैं। इसी में आप लोग पढ़ते होंगे कि अशोक ने किस शिलालेख में खुद को मगधाधिराज कहा है। इसका जवाब क्या है? किस शिलालेख में अशोक ने खुद को मगधाधिराज कहा है? ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन दे दूं तो शायद ही आ जाए। पहला लिखिए रुक्मनदेई, दूसरा में आप लोग लिख लीजिए भाभरू, तीसरा में आप लोग लिख लीजिए मानसी। चलिए तीनों ऑप्शन देते हैं। तो किस शिलालेख में अशोक ने खुद को मगधाधिराज कहा है? तो भाभरू के अभिलेख में अशोक ने खुद को मगधाधिराज कहा है। ठीक, अशोक ने किस शिलालेख में खुद को अशोक कहा है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? मानसी। मानसी कहाँ है? यह कर्नाटका में यह भी है। क्लियर है? यहाँ पे रुक्मनदेई का अभिलेख क्यों फेमस है? क्योंकि रुक्मनदेई के अभिलेख में ही अशोक ने कर व्यवस्था की बात की है। रुक्मनदेई का अभिलेख लुम्बिनी में है। लुम्बिनी आप सुने होंगे भगवान बुद्ध के बारे में, तो लुम्बिनी की आप चर्चा सुने होंगे। लुम्बिनी नेपाल में पड़ता है। इस शिलालेख में अशोक कहता है कि हम कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिए। अच्छा, 1/6 से 1/8 कर दिया तो टैक्स बढ़ गया कि घट गया? तो टैक्स घट गया, है ना। आप कीजिए ना 100/6 कीजिए और 100/8 कीजिए, तो टैक्स इसने घटा दिया। और इसी अभिलेख में एक और मिलता है कि कनक मुनि की एक मूर्ति थी। महर्षि कनक का नाम आप लोग सुने होंगे। तो उनकी मूर्ति ऑलरेडी थी, उसको अशोक ने दोगुना बड़ा करने की बात कही कि इस मूर्ति को फिर से अब दोगुना बड़ा करके बनाया जाएगा। तो लघु शिलालेख में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, आपको बस सिर्फ यही 3 अभिलेख को ध्यान में रखना है पीटी के उद्देश्य से। मगधाधिराज किसमें कहा? भाभरू के अभिलेख में। भाभरू का अभिलेख कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है। अशोक ने खुद को अशोक कहाँ कहा? कर्नाटक के अभिलेख में। और अशोक ने कर व्यवस्था की बात या फिर कनक मुनि के मूर्ति को दोगुना करने की बात किस अभिलेख में की? रुक्मनदेई का अभिलेख। तो यह आपको लघु शिलालेख के बारे में जानकारी होगी। हो सके ऐसा सवाल तो पूछा जा चुका पहले ही, कनक मुनि वाला नहीं पूछा गया, तो हो सके थोड़ा नया हो जाए। आपसे पूछा जाए कि अशोक ने खुद को अशोक कहा है। ऑप्शन ए बृहद शिलालेख, ऑप्शन बी लघु शिलालेख, ऑप्शन सी स्तंभ लेख और ऑप्शन डी गुफा लेख। लघु शिलालेख आपको आइडिया हो चुका है कि बृहद शिलालेख में क्या? जनता के लिए। लघु शिलालेख खुद के बारे में। क्लियर है? और कोई भी बिहार में नहीं है अभी तक। बिहार में है कोई? नहीं है। अब हम लोग आएंगे स्तंभ लेख के बारे में। स्तंभ लेख का मतलब स्तंभ मतलब पिलर। ठीक है। हालांकि स्तंभ लेख को भी 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं, बृहद और लघु स्तंभ लेख। जो बृहद स्तंभ लेख है वो 30 से 40 फुट तक एक बिल्कुल लंबा पिलर होता था। 30 से 40 फुट आप लोग समझ रहे हैं, जैसे एक तल्ला एक फ्लोर होता है ना, तो लगभग 12 से 13 फुट का होता है। तो उसमें 2 तल्ला से भी ऊंचा का स्तंभ लेख। और जो लघु शिलालेख होता है वो 15 से 20 फुट यानी कि एक तल्ला से हल्का बड़ा होता था। कला संस्कृति में जब आप इसको पढ़ेंगे तो इस स्तंभ लेख का कला आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो पूरा स्तंभ है कोई जॉइंट नहीं है, एक पत्थर का होता था और पूरा एक ही पत्थर होता था। जैसे आप अजंता या एलोरा की बात करते हैं, गुफा की बात करते हैं, वो क्या पूरा पहाड़ को काट के बनाया गया है। मतलब ये पहाड़ है और पहाड़ को ही काट के मंदिर के रूप में उसको बनाया गया। आप लोग देखे हैं अजंता एलोरा की गुफाएं? कभी देखेंगे तो उसको आप लोग देखिएगा, वो पूरा एक ही पहाड़ को काट के बनाया गया और लगता है कि जैसे कि ये बिल्कुल एक मंदिर और इसी टाइप का बनाया गया है, जबकि एक ही पहाड़ को काटा गया है। स्तंभ लेख भी उसी टाइप का है, एक ही पत्थर को स्तंभ के रूप में बनाया गया है। तो इससे उस टाइम का जो क्राफ्ट्समैनशिप जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, उसका एक लेवल हम लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी हाईली स्किल्ड वर्कर उस टाइम अवेलेबल होते थे। यह जो पत्थर है जिसको काट के स्तंभ लेख बनाया गया,
वह कहाँ से लिया गया पत्थर? तो वह पत्थर चुनार से लिया गया। जितने भी स्तंभ हैं वो कहाँ से लिए गए? चुनार। चुनार कहाँ पड़ता है? चुनार का किला आप लोग सुने हैं? चुनार का किला कहानी आप लोग शेरशाह सूरी में सुनेंगे। हाँ, उसमें सुनेंगे, शेरशाह सूरी में भी चुनार का किला का नाम आएगा। चुनार जो जगह पड़ता है, ये मान लीजिए आप जैसे यहाँ बनारस है ना, इधर एक जगह है मिर्ज़ापुर, विंध्याचल, माँ विंध्यवासिनी का यहाँ पे बहुत प्राचीन मंदिर भी है, काफ़ी वहाँ पे लोग आते दर्शन करने। और इसी के बीच में जगह पड़ता है चुनार, यानी कि वाराणसी और मिर्ज़ापुर के बीच में एक जगह पड़ता है चुनार। तो यही चुनार से पत्थर लिया गया था। आप लोग कभी वाराणसी गए हैं? नहीं गए हैं तो वाराणसी रेलवे स्टेशन से आप उतरिएगा तो ऐसे जो भी हाईवे है, तो इधर जो गया है यानी कि मिर्ज़ापुर की तरफ जो रोड गया है, तो आप हल्का सा जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। यही चुनार के पत्थर का लोग वहाँ पे बजरंग बली और बाकी कुछ कुछ ऐसे डेकोरेटिव आइटम बना के वो लोग बेचते रहते हैं। कभी आप लोग जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे, या ये आप लोग का होमवर्क भी रहा कि जो चुनार का पत्थर है वो किस रंग का है? लाल है, उजला है, काला है, या भिन्न भिन्न रंग के हैं? आप वहाँ पे जाइएगा तो आपको मिल जाएगा कि वो सारे पत्थर एक विशेष रंग के ही हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो आप लोग का होमवर्क रहा, कला में यही आपको देखना है, कहीं गए तो एक कलाकार के रूप में उसके चीज़ को पहचानना है। और आपको थोड़ा और अगर ज्योग्राफी और मिनरल्स की जानकारी हो जाएगी तो आप पत्थर का रंग देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या मिनरल्स हो सकता है। तो ये तो स्तंभ लेख की बात हो गई। तो स्तंभ लेख जो है वह 6 हैं कुल मिलाकर, और आपको सभी का नाम एज इट इज़ आपको होना चाहिए। आपको कुछ नाम याद है इसमें? एक भी नहीं? आपको याद है ना? चलिए कोई बात नहीं। एक है टोपड़ा, एक जो स्तंभ लेख का उल्लेख मिलता है वह टोपड़ा में। एक जो मिलता है वह मेरठ। मेरठ आप लोग जानते हैं कहाँ है? एक आपको उल्लेख मिलता है प्रयागराज, यानी कि जिसको हम लोग आज इलाहाबाद कहते हैं। एक आपको मिलेगा लौरिया नंदनगढ़। एक आपको उल्लेख मिल जाएगा लौरिया अरेराज, तो हम ऐसे करके अरेराज लिख देते हैं यहाँ पे। और एक आपको मिलेगा रामपुरवा। ये सब क्या है? स्तंभ है। टोपरा कहाँ पे है? यह हरियाणा, ये दोनों यूपी, और ये तीनों बिहार, खासकर वो भी चंपारण। याद है? सारा आपको नाम याद रहना चाहिए बिल्कुल एज इट इज़। हाँ, ये तीनों बिहार में है। लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा, ये सब बिहार में है। ये तीनों बिहार में है। मेरठ प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है, टोपरा हरियाणा में है। और यही टोपरा और मेरठ का जो स्तंभ है, इसको दिल्ली कौन लाया? ना, फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली लाया। हाँ, और फर्रुखसियर के टाइम में क्या हुआ कि जो तोपखाना हुआ करता था उसमें आग लग गया, जिसकी वजह से ये जो मेरठ का अभिलेख है यह थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया। तो पूछा जाएगा कि कौन सा स्तंभ लेख क्षतिग्रस्त है, तो आंसर हो जाएगा मेरठ। बाकी टोपरा भी थोड़ा सा क्षतिग्रस्त, क्योंकि उठा के ला रहे तो थोड़ा सा हो जाता है। प्रयागराज का जो स्तंभ लेख है इसी को हम लोग रानी का अभिलेख कहते हैं, क्योंकि इसमें अशोक की एक वाइफ का नाम मिलता है, तो उस कारण प्रयागराज को हम लोग रानी का अभिलेख कहते हैं। और इसकी खासियत एक और है कि इसी स्तंभ में समुद्रगुप्त ने भी अपना नाम लिखवाया है। सिर्फ समुद्रगुप्त ही नहीं, बीरबल प्लस औरंगजेब, तो इन दोनों का नाम आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि समुद्रगुप्त तो लोग पढ़ते हैं। अब वहाँ पे दे दिया जाए आपको कि किस स्तंभ लेख में बीरबल का नाम अंकित है, तो समझिए लोग चल जाएगा ऑप्शन ही, उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन वह गलत जवाब हो जाएगा। प्रयागराज के स्तंभ लेख में बीरबल का भी नाम है, औरंगजेब का भी नाम है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। और इसी को रानी का अभिलेख भी हम लोग कहते हैं। यह लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा ये सब बिहार में है, खासकर चंपारण में है। तो स्तंभ लेख से आपको इतनी जानकारी पीटी के उद्देश्य से होनी चाहिए। बाकी कला और संस्कृति में पूरा स्तंभ को आप डिटेल में एकदम पढ़ेंगे कि कैसा स्तंभ था,
चौकी, ऊपर में चौकी था कि सर्कल था, ऊपर में जानवर का फोटो है, शेर है, मोर है, क्या है, किस टाइप का कमल का आकृति है, जो स्तंभ है वो ऐसे ही है या बिल्कुल एकदम स्मूथ पॉलिश है, होता है ना, एकदम वाल पुट्टी टाइप का पॉलिश है। तो ये सब आप लोग कला में पढ़ेंगे। फिलहाल पीटी के उद्देश्य ये मोर देन एनफ है। और लास्ट में हम लोग का क्या बच गया, गुफा अभिलेख। गुफा अभिलेख मतलब गुफा में ये कहाँ पे बनाया गुफा। गुफा के लिए हमें मौर्य डायनेस्टी से 2 का नाम ध्यान रखना होगा, एक तो अशोक और एक उसका पोता दशरथ के बारे में। अशोक ने जो गुफा बनाया वह गया के नज़दीक कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, बराबर की पहाड़ियाँ हैं और एक नागार्जुन की पहाड़ियाँ हैं, और दोनों में गुफा है। लेकिन अशोक ने जो बराबर की पहाड़ियाँ हैं उसमें गुफा बनवाया, और इसका जो पोता है दशरथ, उसने गया के नज़दीक जो नागार्जुना की पहाड़ियाँ हैं उसमें गुफा बनवाया, और दोनों ने उन जो गुफा बनाया उसे आजीवक संप्रदाय को दान कर दिया। आजीवक संप्रदाय की पहले ही हम लोग कर चुके हैं, जीवक जीवम सुखम जीवत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेके घी पियो, है ना। तो वही है ये जीवक संप्रदाय। तो आप लोग देख रहे हैं कि अशोक भले भगवान बुद्ध को मान रहा है, लेकिन फिर भी इसका झुकाव किसके तरफ है, मतलब झुकाव तो नहीं, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि काफ़ी सबको ले दे के चलने वाला है ना। ऐसा कुछ नहीं कि किसी धर्म विशेष को ज़्यादा समर्थन तो दूसरा को हम अत्याचार करें, नहीं, सबको बराबर मान सम्मान राजा के द्वारा दिया जाए। ये पूरे आपको एंशिएंट के कालखंड में दिखेगा सब के बारे में, चाहे वो दक्षिण भारत के कोई राजा हो या फिर नॉर्थ भारत के कोई राजा हो, सबको ये सम्मान सभी राजा लोग देंगे। यहाँ पे कुछ कुछ आपको ध्यान रखना हो कि इसने जो गुफा बनाया तो कुछ गुफाओं के नाम आपको ध्यान में रखने होंगे। जैसे कि एक गुफा है विश्व झोपड़ी, कभी आप लोग गए घूमने इधर? जब सिलेक्शन हो जाए, मेंस निकल जाए, तो इंटरव्यू के पहले सारा चीज़ घूमना ज़रूरी है ना। बजट पास करके एक बार घूम लेना है। विश्व झोपड़ी गुफा, नाम है विश्व झोपड़ी, लेकिन यह एक गुफा है ना, पत्थर को काट के गुफा बनाया जाता है। एक सुदामा गुफा, एक आपको कर्ण के नाम पे मिल जाएगा, और एक आपको एक ऋषि थे उनके नाम पे एक गुफा है ना। तो यह 4 गुफा आपको ध्यान में रखना होगा। बाकी दशरथ ने भी नागार्जुना की पहाड़ियाँ में कुछ गुफा बनाई। हाँ, जब इसको कला में पढ़ेंगे तो इस गुफा की आपको खूबियाँ पढ़नी पड़ेगी कि जो गुफा है अंदर से वो बिल्कुल एकदम, जो टेक्निकल टर्म यूज़ होता है हिंदी में दर्पण वर्त पॉलिश्ड, और इंग्लिश में यूज़ होता है एकदम मिरर फिनिश्ड, है ना, बिल्कुल मिरर फिनिश्ड कहते हैं। दीवार गुब्बा बहुत बढ़िया प्लास्टर लगा एकदम मिरर फिनिश्ड है, तो उसी टाइप का ये गुफा है। गुफा का आपको स्ट्रक्चर देखना होगा कि इस टाइप का गुफा है तो ये ऐसे क्षेत्र है बैठने का, फिर अंदर से ही एक ऐसे गेट दिया हुआ है, और यहाँ पे पूजा करने का जगह है, यहाँ पे बैठने का जगह है। गेट जो बना हुआ है तो गेट डिजाइनदार है, गेट है कि सिंपल गेट है, तो गेट सब पे आपको डिजाइनदार अच्छा नक्काशी किया हुआ रहेगा। क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि उतना अच्छा रोड वगैरह नहीं थे, तो अब बारिश का मौसम में कोई कैसे जाए, पूरा कीचड़ हो जाता था, तो लोग बारिश के मौसम में एक जगह सेटल हो जाते थे, बाकी अपना सब जगह भ्रमण करते थे, पूरे भारत में घूमते थे। तो ये हम लोग देखें अशोक के बारे में। अशोक की मृत्यु कब हुई बताए थे ना, 232 BC में, यानी कि 269 BC से लेकर 232 BC तक राजा रहा। अगर हम पूरा मौर्य की बात करें तो पूरा मौर्य वंश 322 BC से लेकर 184 BC तक रहा। यानी कि आप देख रहे हैं अशोक के बाद ज़्यादा दिन ये वंश नहीं चल पाया, 32 और इधर आपको 16, यानी कि 50 साल के अंदर पूरा वंश समाप्त हो गया। मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक, इसका नाम आप लोग पहले भी सुने होंगे, बृहद्रथ, लेकिन यह बृहद्रथ नहीं है, ये दूसरा है। नहीं, बृहद्रथ नहीं, ब्रह्मदत्त है ना, ब्रह्मदत्त, लेकिन यह वह ब्रह्मदत्त नहीं है जो हम लोग पहले चर्चा कर चुके, ये दूसरा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक ब्रह्मदत्त, और यही ब्रह्मदत्त की हत्या करके फिर नेक्स्ट शासक यहाँ पे आएगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। मौर्य डायनेस्टी से किसी भी तरह का डाउट तो थोड़ा सा हम एक बंधन राउंड कर देते हैं, सबको एक साथ देख लेते हैं। तो आज हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ें, सेल्यूकस निकेटर की कहानी सुने, एग्जाम के उद्देश्य से हमने देखा
कि सेल्यूकस निकेटर जब हारा तो उसने 4 एरिया चंद्रगुप्त मौर्य को गिफ्ट के रूप में दिया। कौन कौन सा? एरिया, एराकोशिया, जेड्रोसिया और पेरिपस मदय। यानी कि आज की भाषा में कहें तो पूरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान आ जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य काफ़ी बड़ा हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का पहला राजा है जिसने दक्षिण भारत को जीता। कावेरी तक उसका सीमा था। क्या उसने उड़ीसा को जीता? नहीं जीता। तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई? श्रवण बेल गोला, वह जैन धर्म को मानने वाला था। तो ये सब हम लोग देखें उसके बारे में। फिर किस प्रकार से जहर खा ली उसकी वाइफ दुर्धरा और बिंदुसार का जन्म हुआ उसको देखें। बिंदुसार के बारे में कुछ खास हम लोग को यहाँ पे जानने की आवश्यकता नहीं है, बस उसमें 2-3 पॉइंट आपको सिर्फ याद रखना होगा। कौन कौन से पॉइंट? नहीं बेटा वो जरूरी, वो तो कहानी ना बेटा, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो इसे बताए कि महावंश में एक उल्लेख मिलता है। हाँ ये महत्वपूर्ण है कि 2 बार विद्रोह हुआ तक्षशिला में। पहली बार सुसीन को भेजा और दूसरी बार अशोक को भेजा। क्लियर है? हाँ, बिंदुसार के बारे में एक और आप मेन हिस्ट्री में कहानी सुनेंगे, बिहार स्पेशल के उद्देश्य इंपॉर्टेंट नहीं है, कि उसका जो दोस्ती था तो सीरिया के राजा और मिस्र के राजा से उसका दोस्ती था। मिस्र आप लोग समझते हैं, इजिप्ट जिसको कहते हैं, है ना। और उस टाइम मिस्र के राजा थे फिलाडेल्फस, और सीरिया के राजा थे, उनका नाम था एंटियोकस। नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। उसका हम यहाँ पे लिख भी दे रहे ताकि नाम आप लोग ध्यान रखें। और इन्होंने अपने राजदूत को भेजा था इसके दरबार में, बिंदुसार के दरबार में। तो एंटियोकस ने जो भेजा उसका नाम था डायमेकस, और फिलाडेल्फस ने जिसको भेजा उसका नाम था डायनोसिस। अब ये नाम मिलता जुलता है बराबर, है ना, लेकिन ये दोनों क्या है? राजा है। कहाँ का? सीरिया का, और ये मिस्र का। और ये दोनों क्या है? राजदूत है। तो हमको लगता है इसको आप लोग लिख लेना चाहिए या फिर फोटो खींचना चाहिए, क्योंकि नाम ऐसे ही देगा, पूछ देगा कि डायमेकस किसके दरबार में था। आंसर दिया रहेगा ऑप्शन में, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ ना लग रहा है बिंदुसार। एग्जाम में समझ रहे, डायमेकस, डायनोसिस और एंटियोकस में ही कौन राजा है कि कौन राजदूत है, कंफ्यूज है बच्चा बिल्कुल। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान, यहाँ भी लास्ट में क्या है? कस, और यहाँ भी लास्ट में क्या है? कस। तो याद हो जाएगा। ए पहले आता है ना डी से, तो इसको राजा बना देंगे, और डी हो गया इसका राजदूत। और फिलाडेल्फस थोड़ा सा अलग नाम हो जाता है उसका, एगो डायनोसिस। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे बिंदुसार में। बिंदुसार के बाद हम लोग अशोक में देखें। अशोक का बृहद शिलालेख हम लोग देखें। 14 बातें लिखी हुई हैं, 8 जगह से मिली हैं। कहाँ कहाँ से? मनसेहरा, सहबाजगरी, गिरनार, सोपारा, धौली, जोगर, और एक ये रारगुड्डी, है ना, और एक ये उत्तराखंड वाला कालसी। तो 8 जगह से मिली, जिसमें 14 बातें लिखी हुई हैं। किसको अतिरिक्त अभिलेख या फिर एक्स्ट्रा अभिलेख कहा जाता है? उड़ीसा वाला को, धौली और जोगर। पॉइंट नंबर 13 में उड़ीसा में क्या लिखा है? सारी प्रजा मेरी संतान है। अब बाकी सब जगह क्या लिखा है कि हम शासन के 8वें वर्ष कलिंग को ठीक कर दिए थे, है ना, मतलब ठीक नहीं कर दिए थे, कलिंग पे हम कब्जा किए थे और मेरा हृदय परिवर्तन हो गया। इसको हम लोग देखें। फिर हम लोग लघु शिलालेख के बारे में पढ़े, तो इसमें 3 है। मगधाधिराज किस उल्लेख में उल्लेख है? तो भाब्रू के अभिलेख में। अशोक कहाँ उल्लेख है? तो मानसी के अभिलेख, मानसी, और रुकमनदेव के अभिलेख में टैक्स व्यवस्था की मिलती है, और कनक मुनि की मूर्ति को दुगना बड़ा करने का उल्लेख मिलता है। फिर हम लोग स्तंभ लेख की बात की है, तो 6 की बात की है। कौन कौन से? टोपरा, मेरठ, प्रयागराज, लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेराज और रामपुरवा। कौन कहाँ है वो भी आपको याद है। कौन थोड़ा सा क्षतिग्रस्त हो गया है? मेरठ वाला, ठीक है। क्यों क्षतिग्रस्त हो गया? देखिए, फर्रुखसियार के टाइम में तोपखाना में आग लग गया था और उसी आसपास में यह लेख रखा हुआ था। बाकी हम लोग गुफा की बात की है। तो यह पीटी के उद्देश्य से आप लोग को जानकारी होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि मौर्य डायनेस्टी इसलिए ख़त्म हो गया क्योंकि अशोक क्या कर दिया, अब युद्ध छोड़ दिया।
और एक तरह से धर्म का प्रचार प्रसार में लग गया तो सेना कमजोरी, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा कहें तो आपको उनकी बात को काटना है। क्यों? क्योंकि भले ही यह धर्म नीति पर चल रहा है, लेकिन इसे सेना अभी तक निरस्त नहीं की। इसके पास सेना अभी भी है। और इतिहासकार ऐसा उल्लेख भी करते हैं कि कलिंग पे एक बार विद्रोह भी हो गया था अशोक के टाइम में। तो अशोक जाके कहा कि तुम लोग भूलो नहीं, हम वही अशोक हैं, तुम लोग भूलो नहीं, हम वही अशोक। वही बात है कि शेर अगर सो रहा है तो इसमें थोड़ी कि वो भेड़ बन गया, वो सिर्फ सो रहा है। तो यहाँ पे इतिहासकार काट देंगे, क्योंकि इधर देखें हम कुछ लोग काफ़ी बात कर देते हैं कि इस कारण मौर्य डायनेस्टी खत्म हो गई क्योंकि अशोक ने धर्म का प्रचार प्रसार किया तो सेना पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप लोग देखें कि नहीं, वो अच्छे से अपना क्षेत्र बना के रखा। एक तरह से 261 BC में कलिंग जीता, उसके बाद फिर युद्ध करना छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उसका पूरा क्षेत्र एकजुट रहा। हाँ, पूरा क्षेत्र उसी के पास था। वो सुधर गया, दुश्मन तो नहीं सुधरा होगा, लेकिन सेना उसके पास थी, है ना। हम लोग उल्लेख देख के तो इससे आप लोग बात को काट देंगे कि ऐसा नहीं है। अशोक एक अच्छा नीति, एक अच्छा राजा का एक अच्छा शासक वो था। तो ये हम लोग मौर्य डायनेस्टी के बारे में आज पूरा सुन लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मौर्योत्तर पढ़ेंगे, फिर गुप्त और गुप्तोत्तर, और 4 से 5 क्लास में बीपीएससी के उद्देश्य से बिहार स्पेशल का जो एंशिएंट हिस्ट्री है हम लोग ख़त्म हो जाएगा। सवाल 1 से 3 आएंगे जो कि आप लोग ईजिली बना पाइएगा। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग समापन करते हैं।